हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोगों के लिए नया क्लास लेकर के आ गया हूं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार पुलिस और बिहार पुलिस एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें जीके और जनरल अवेयरनेस के। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आपका हर क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आप लोग के सामने पहला प्रश्न ये रहा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। आप लोग का ऑप्शन हो जाते हैं 2000, आपका ऑप्शन बी हो जाता है 1995, ऑप्शन सी हो जाता है 1993, ऑप्शन डी हो जाता है 1950। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपको इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1993 में इसकी हुई थी स्थापना। और आपको बता दें ये कब हुआ था 1993 में, तो ये हुआ था हमारा 12 अक्टूबर को हुआ था 1993 में। समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन हो जाते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार के चेयरमैन कौन हो जाते हैं, अध्यक्ष कौन हो जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं हमारा अरुण कुमार मिश्रा। न्यू चेयरमैन जो अभी हैं अरुण कुमार मिश्रा, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि न्यू चेयरमैन का इस बार बहुत बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो ये याद रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा है न्यू चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार के, ये ध्यान में रखिएगा। और आप बताइए नेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार कब मनाया जाता है, ये बताइए। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है, 10 दिसंबर, ये याद रखिएगा। और आप बताइए इसका हेड क्वार्टर हमारा कहाँ पे हो जाता है, हेड क्वार्टर। तो इसका हेड क्वार्टर हमारा कहाँ हो जाता है, हेड क्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में हो जाता है। मानव अधिकार का हेड क्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में हो जाता है। न्यू दिल्ली में कहाँ हो जाता है, न्यू दिल्ली में हमारा सरदार पटेल भवन के अंदर है, सरदार पटेल भवन के अंदर है न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग का। समझ में आपको आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित 4 समूहों में से कौन चुनावी प्रक्रिया का गठन करता है। आप लोग में पूछा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको गठित कौन करता है इन चारों ऑप्शनों में से। क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं, तो आप लोग को क्लियर होगा इन चारों के बारे में। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला हो जाता है संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य, और बी हो जाता है संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, और ऑप्शन सी हो जाता है संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी हो जाता है संसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य। बताइए इसका सही उत्तर आपको बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आर्टिकल वगैरह सारा चीज़ आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों एग्जाम जो कि मैंने बताया कि बिहार पुलिस फायरमैन, बोर्ड, एसआई में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं इसके चुनाव की गठन करते हैं, चुनाव करवाते हैं हमारा उपराष्ट्रपति का, ये याद रखिएगा। और ये हमारा आर्टिकल नंबर 66 में जो चुनाव की प्रोसीजर होता है उसमें सभी के बारे में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 66 में। और संसद के दोनों सदनों की सभी सदस्य वोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इलेक्शन हो, जो चुने गए होते हैं सदस्य और नॉमिनेटेड होते हैं वो दोनों इसमें वोटिंग करते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्लियर होगा प्रश्न संख्या 2। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। भारत के सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाता है गृह मंत्री, ऑप्शन बी हो जाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो जाता है प्रधानमंत्री। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की गठन की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और आपको बता दें आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है कि जो भी मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को जो भी चुना जाए वो हमारे राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाते हैं, ये याद रखिए। को जो भी मंत्री चुने जाते हैं केंद्र में,
समझ में आपको आ रहा होगा, उसको शपथ हमारे राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा, क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर, जो कि स्क्रीन पे आप लोग के ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के सक्षम समानता बताता है? बताइए, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन हो जाता है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। और इन सारे अनुच्छेदों के बारे में भी मैंने बताया हुआ है आप लोग को। बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून को समानता बताया गया, हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी आदमी के लिए, हर किसी औरत के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये समान होता है कानून। समझ में आ रहा? कोई भी गलत करेगा उस पर कानून लागू होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। और आपको बता दें, मैंने बताया था अनुच्छेद 15 में जेंडर, कास्ट और जो भी के बारे में होता है उसके ऊपर ये आर्टिकल नंबर 15 होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आर्टिकल नंबर 16 जो कि अनुच्छेद नंबर 16 है, उसमें क्या मैंने बताया था, जो कि है हम जितने भी लोग हैं उसमें इक्वालिटी समानता को आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल नंबर 16 में कोई भी व्यक्ति सब इक्वल है एक दूसरे से, उसके बारे में आप उसमें बताया गया, इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में। ये ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर। इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है आप लोगों को बताना है। आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाता है ओबीसी के आरक्षण के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए। आपका ऑप्शन बी हो जाता है एससी और एसटी के आरक्षण के लिए। ऑप्शन सी हो जाता है पदों में आरक्षण के लिए। ऑप्शन डी हो जाता है मुसलमानों के लिए आरक्षण। ये बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को ये पहले जानना होगा इंदिरा साहनी केस कब क्या हुआ था, इसके बारे में आप लोग को जानना होगा। तो ये मैं बता दूं, जो इंदिरा साहनी जो थी उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ही केस ठोक दिया था। ये आप लोग को याद रखना होगा। इंदिरा साहनी जो थी गवर्नमेंट के ऊपर ही, इंडिया के जो गवर्नमेंट है ना, उनके ऊपर ही केस कर दिया था कि मुझे आरक्षण चाहिए, छूट चाहिए, बाकी लोगों को मिल रहा है लेकिन हमको, हमारे कास्ट, हमारे जाति, इन लोगों को नहीं मिल रही है। तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट पे ही केस ठोक दिया था। तो वो किस कास्ट और किसके लिए आरक्षण के लिए उन्होंने किया था, तो ये जानना जरूरी हो जाता है। तो आप लोग बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओबीसी के आरक्षण के लिए इंदिरा साहनी ने गवर्नमेंट के ऊपर ही केस ठोक दिया था। पूछा जाए तो ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ओबीसी के छूट के लिए, आरक्षण के लिए इन्होंने किया था अक्टूबर में, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाता है काका कालेलकर, ऑप्शन बी हो जाता है बीपी मुंडन, ऑप्शन सी हो जाता है जॉन मार्थ्यूस, ऑप्शन डी हो जाता है मधु दंतावते। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बता दें इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका कालेलकर थे, ये भी याद रखिएगा। और इन्हें ये कब पहले अध्यक्ष बने थे, कौन से वर्ष बने थे? तो ये हमारा बने थे 1955 में, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कब बने थे काका कालेलकर प्रथम अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा 1955 में प्रथम अध्यक्ष ये बने थे। और आपको बता दें हिंदी के बहुत बड़े जानकार भी इन्हें माना जाता है, ये याद रखिएगा। तो आप लोग का क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन चुनता है? बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं राज्यपाल, विपक्ष के नेता, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग को कुछ डिटेल्स भी बताऊंगा, ये इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और इससे आप लोग का कम से कम 4 क्वेश्चन तो जरूर क्लियर होगा, ये मैं 100% बोलता हूँ। तो चलिए इसका सही उत्तर पहले बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर आप लोग को मैं बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य के लोक सेवा आयोग के चयन करते हैं हमारे राज्यपाल, ये याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? राज्य के लोक सेवा आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसको, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें हमारा
पार्ट नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 315 से 323 के बीच में 15 से 23 जो मैंने बताया उसमें SPSC के बारे में बताया गया है, जो कि हमारा हो जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इन आर्टिकल में और पैरा में बताया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा, कोई भी पूछे तो आप लोग इसका बता सकते हैं। और आपको बता दें 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और आपको ये भी जानना जरूरी हो जाता है यूपीएससी के चेयरमैन हमारे कौन हो जाते हैं, तो आपको बताना है कमेंट करके यूपीएससी के चेयरमैन कौन हो जाते हैं। और आपको बता दें ये हमारा जो चेयरमैन कौन चुनता है यूपीएससी का, तो वो हमारा हो जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी का चेयरमैन चुना जाता है। और आपको बता दें यूपीएससी के चेयरमैन हो जाते हैं पीके जोशी, ये याद रखिएगा, पीके जोशी कौन हो जाते हैं, प्रदीप कुमार जोशी, इसे याद रखिएगा। और आपको बता दें ये आर्टिकल नंबर 16 में हमारा स्टेट पीसीएस के बारे में बताया गया है, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके बारे में बताया गया। और इसके अध्यक्ष को हमारे गवर्नर चुनते हैं और वो सीएम के पास भी इसका पावर होता है। और कार्यकाल जो होता है 6 साल से लेकर के 65 साल तक, 65 वर्ष तक वो अपने आप को इसमें सर्व कर सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। आप लोग को क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 7। तो चलिए 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के ऑप्शंस है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी हो जाता है RK शनमुखम चटर्जी, और आपका ऑप्शन डी हो जाता है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाता है भीम आर अम्बेडकर। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी RK शनमुखम चिट्टी, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। और आपको बता दें फर्स्ट बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति यही हो जाते हैं, पहला बजट पेश करने वाले हमारे व्यक्ति हो जाते हैं RK शनमुखम चिट्टी जो हो जाते हैं, ये हमारे पहले बजट को पेश किया था, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यसभा सदस्य रहा? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही उत्तर। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर आप लोग को जानना भी होगा चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नजमा हेपतुल्ला, जो हमारे हो जाते हैं ये हमारे सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे थे राज्यसभा सदस्य के रूप में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये 6 टाइम इन्होंने राज्यसभा में चुने गए और 36 साल तक राज्यसभा के चेयरमैन भी रहे थे। ये 6 बार चुने गए, 6 टाइम चुने गए और 36 साल तक इन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन बने रहे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को दी गई प्रशासनिक शक्ति की संख्या कितनी है? बताइए प्रशासनिक शक्ति के बारे में पूछा गया, कितना प्रशासनिक शक्ति नगर निगम पालिका को दिया गया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाता है 29, ऑप्शन बी हो जाता है 28, ऑप्शन सी हो जाता है 18, ऑप्शन डी हो जाता है 19। बताइए। तो चलिए ये जानना जरूरी हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 18 जो मिला है प्रशासनिक उन्हें संख्या में शक्ति मिली है कि आप लोग इसको कर सकते हो। और ये हमारा 12वां अनुसूची में दिया गया है। और आर्टिकल नंबर एक्ट नंबर 7 में जो बताया गया है, और उसमें 1992 में कितने शक्ति नगर पालिका को दी गई हैं वो भी बताया गया है 1992 में और एक्ट नंबर 7 में। ये आप लोग उससे आप लोग जान सकते हो। और पंचायत को कितनी शक्तियां दी जाती हैं सरकार के द्वारा, तो ये भी आप लोग बताइए। तो वो हमारा क्या कितना हो जाएगा। तो वो आप लोग से पंचायत यहाँ पे पूछा जाए। देखिए नगर पालिका के जगह पे आप लोग को पंचायत पूछा जाए, तो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाता है 29 संख्या में उन्हें पावर दी गई है, प्रशासनिक शक्ति दी गई है, ये याद रखिएगा। और वो हमें 243G में
लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 243G में लिखा हुआ है कि हमारे पंचायत राज को 29 प्रशासनिक शक्ति दी जाती है, ये याद रखिएगा। और तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताइए। भारत संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताइए। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? आप लोग के ऑप्शंस हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाता है भीम आर अंबेडकर, ऑप्शन सी हो जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी हो जाते हैं BN राव। बताइए, इनमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप लोग को पता ही होगा। कौन क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, ये सारा चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हो। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये लंबे समय तक और स्थायी अध्यक्ष बने रहे थे हमारे संविधान सभा के। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये एक चीज़ और बता दें, 19 दिसंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें भी थे। और अस्थाई चेयरमैन हमारे उस समय के थे कौन? सच्चिदानंद जी थे हमारे 19 दिसंबर 1946 के अस्थाई सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ये याद रखिएगा, फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था। और 11 दिसंबर 1946 में जो सेकंड मीटिंग हुआ उसके जो चेयरमैन हो जाते हैं, परमानेंट चेयरमैन जो हो जाते हैं वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उस समय थे 11 दिसंबर 1946 के सेकंड परमानेंट चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन जो हुआ था, पास किया गया था, जो कि कोई भी एक्ट होता है उसको पास करवाया जाता है। उस समय संकालीन जो कि तत्कालीन जो जिसे हम लोग बोलते हैं, उस समय किससे बनाया गया था? तो वो थे हमारे नेहरू जी थे उस समय। तो ये आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्न संख्या 13 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? आप लोग के पास स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप लोग इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद कार्य मंत्री और आपका ऑप्शन डी राज्यपाल। ये क्वेश्चन को मैंने घुमा करके दिया है और इसको मैं डायरेक्ट भी मैंने प्रीवियस ही वीडियो में मैंने पूछा था, इससे पहले वाले वीडियो में। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास इसका पावर होता है और आपको मैंने बताया था कि कभी भी वो बुला सकता है, कभी भी उसको रद्द कर सकता है। ये आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था, तो उसको जा करके आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें हर एक वर्ड में बताया हुआ, लाइन से बताया हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 14 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संविधान के प्रथम मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? बताइए। आपका ऑप्शन ए हो जाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाता है संसद, ऑप्शन सी हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाता है कैबिनेट मंत्री। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय इसकी संरक्षक करता है। और आर्टिकल नंबर 32 के तहत हमें पता चलता है संविधान का संशोधन होता है, उसमें आप लोग को सारा चीज़ उसमें बताया गया है। आर्टिकल नंबर 32 में पूछा जाए तो ये आप लोग इसको भी बता सकते हो, आर्टिकल नंबर 32 में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यसभा के पदन सभापति कौन होते हैं? पदन सभापति पूछा जा रहा है, तो बहुतों को पदन सभापति के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसमें नाम दूसरा मैंने बताया था। तो ये यहाँ पे पदन सभापति कौन हो जाते हैं? एक्स ऑफिशो, जो कि मैंने बताया था आपको एक्स ऑफिशो नाम से। तो ये एक्स ऑफिशो किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये भी पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिशो सभापति होते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ में आपको आ रहा होगा। तो आप लोग को ये वीडियो क्लियर हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो इसकी तैयारी करें उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।